नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सीधी सट में हमारे साथ बातचीत के लिए हैं जयपुर के मेयर श्री अशोक लाहोटी। लाहोटी जी, बहुत बहुत स्वागत है सीधी सट। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाल जी, नमस्कार। सीधी सट बात करेंगे, बिल्कुल सीधी सी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की भी अब नकल कर रहे हैं। बूचड़खानों के खिलाफ उन्होंने एक अभियान शुरू किया और अचानक आपको भी याद आ गई। देखिए, योगी जी का तो चुनाव एजेंडा था और योगी जी की नकल करना भी, यदि हम करना उनकी, यदि कहीं हम किंचित मात्र भी यदि किसी अच्छे काम के लिए किसी भी व्यक्ति की यदि हम अपना सकें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। योगी जी का चुनावी एजेंडा था और हमारा ये दायित्व है। उनका एजेंडे के अनुसार वो काम कर रहे हैं। हमने पहले से भी तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही हम मार्च का महीना निकलेगा, मार्च के बाद में जो अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, नगर निगम में स्लॉटर हाउस है, स्लॉटिंग यदि मीट की कोई करता है तो वो स्लॉटिंग प्रॉपर जगह पे स्लॉटर हाउस हमने दे रखा है, वहाँ स्लॉटिंग करवाएं। वहाँ स्लॉटिंग करवाने के बाद नॉर्म्स के अनुसार दुकान खोले, उस दुकान के बाहर काला शीशा हो जिससे आने जाने वाले व्यक्ति को दिक्कत नहीं हो और उसमें अपना कारोबार करे, व्यापार करे। लेकिन अवैध स्लॉटिंग करना और जहाँ कीड़े मकोड़े गंदगी पनप रही हो वहां पर करना, आप तो छोटे कारोबारियों पे आप निशाना बना रहे, बड़े कारोबारी आपके बिल्कुल हमारे बड़े भी निशाने पे हैं। जैसे अभी रेलवे पार्सल का इश्यू आया था तो उस दिन 1000 किलो ज्यादा मीट था। लगातार हमारे नियमित काम चल रहा है, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अभी तक लगभग हम 300 दुकानों को चेक कर चुके हैं और हमने लाइसेंस भी खोल दिए, हम लाइसेंस भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल बंद कर रहे हैं। अचानक बीजेपी को बूचड़खाने कैसे याद आने लगा? देखिए, कोई बीजेपी का आपके पहले भी मेयर थे यहाँ पर। देखिए, ये एक रूटीन प्रक्रिया है नगर निगम में। जैसे मार्च में जैसे मार्च नजदीक आता है तो हम टैक्सेशन की बात ज्यादा बढ़ती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। नहीं, पहले क्यों नहीं बात हुई? इतने साल सरकार रही आपकी। नहीं, पहले भी हुई है बूचड़खानों पर। पहले आपसे पहले जो मेयर बूचड़खानों पर सिर्फ योगी जी ने शुरुआत की उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आपने शुरू मैंने आपको एक बात कही कि कोई भी मुख्यमंत्री हो या चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, उनका यदि सुझाव अच्छा है और यदि वो काम करने के लिए अच्छा काम है, जनता के लिए करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इसमें हम ज्यादा ये सोचें कि मैं नकल कर रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, इसकी बजाय जनता को जिससे ज्यादा फायदा हो वो काम तुरंत अपना कर करना चाहिए। मैं तो किसी भी अच्छे सुझाव के नहीं, लेकिन इसमें लगता है कि ध्रुवीकरण पर ज्यादा फोकस है कि लोगों को लगे कि आप उनके देखिए, ना तो हमारा कोई ध्रुवीकरण पे फोकस है, ना इसका कोई एजेंडा है। ये केवल एक स्वस्थ परंपरा शुरू हो। खाने पीने की चीज जो है वो बहुत हाइजेनिक होनी चाहिए, चाहे वो नॉन वेज की हो चाहे वेज हो, तो उसका हाइजेनिक उपयोग हो, ये हमारा उद्देश्य। अच्छा, आपने कितने रेस्टोरेंट्स पे कार्रवाई की इसको लेकर? हाइजेनिक फूड आपको उसमें याद आ रहा है? अभी रेस्टोरेंट्स हमारा इशू नहीं है। रेस्टोरेंट जो इशू है वो मेडिकल विभाग का है। रेस्टोरेंट को डायरेक्ट हम गवर्न नहीं करते हैं। हम जो स्लॉटिंग होती है अवैध रूप से कोई दुकान पर यदि कोई बकरा काट रहा है, निगम में जो स्वास्थ्य निरीक्षक है, वो नहीं चेक करते रेस्टोरेंट्स में? नहीं कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं साफ सफाई के लिए और रूल्स रेगुलेशन के लिए, लेकिन ओवरऑल गवर्निंग जो है रेस्टोरेंट्स की वो मेडिकल विभाग करता है। हम साफ सफाई और बहुत सारे नॉर्म्स और लाइसेंस हम देते हैं, तो इसमें नगर निगम और उनका दोनों का। लेकिन चलो, ये मान लिया कि आपने योगी जी की एक नकल तो आपने कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना है स्मार्ट सिटी योजना जी। उसको लेकर पूरे दुनिया में उसकी चर्चा हो रही कि देश में एक अलग तरह के प्रयोग को किया जा रहा है, उसका क्या हाल है यहाँ पर? देखिए, स्मार्ट सिटी में हम लगातार काम कर रहे हैं। जयपुर का स्मार्ट सिटी में चयन हुआ था, उसके बाद से हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी अलग से डिवीजन भी काम कर रहा है और नगर निगम भी उस दिशा में आगे काम कर रहा है। जयपुर में डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण का कार्यक्रम पिछले 15-20 सालों से लगातार पेंडिंग हो रहा था, वो भी आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया? नहीं, ब्लैक लिस्टेड वो भी काम नहीं कर पा रही। वो कंपनी पूरी जांच करके नगर निगम के अधिकारियों ने, जब मैं मेयर बना तब तक उसको ऑर्डर करने के प्रोसेस में था, उसको अप्रूव किया हुआ था। नहीं, ब्लैक लिस्टेड है या नहीं? नहीं, ब्लैक लिस्टेड नहीं है। यदि होता तो उसको काम क्यों मिलता? नहीं, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो, और कहा जा रहा है कि वो अभी काम नहीं कर पा रही है। काम नहीं कर पा रही है ये अभी तक। तो ये उसका काम करने की जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है। हम लगातार प्रयासरत हैं कि उससे काम ठीक तरीके से करवाएं। हमारे सभी पार्षद, हम सब ने मीटिंग भी की है। उनके जो व्हीकल्स है वो BS3 और BS4 के चक्कर में कुछ लेट भी हो रहा है और ये लेट हमको डे बाई डे हम पर भारी भी पड़ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो एक स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना है, हम भी चाहते हैं कि जयपुर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बसे हुए शहरों में एक है। जयपुर से वेल प्लान सिटी दुनिया में कोई, शायद ही कोई दुनिया में कोई सिटी होगी। जयपुर का कचरे के ढेर दिखते हैं, कचरे के ढेर, स्थायी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। देखिए, आप उनको तनख्वाह नहीं दे पाते, आपके पास बजट नहीं है। तनख्वाह हम देते हैं, बजट भी हमारे पास, कर्मचारियों के लिए बजट कभी कमी नहीं रखी हमने, तनख्वाह भी उनको दे रहे हैं। तनख्वाह के लिए कोई कर्मचारी कभी हड़ताल पर नहीं गए।
कई बार इश्यू आता है कि इन कामों को लेकर बजट आपके पास है तो 23 करोड़ रुपए आप पे पीएफ डिपार्टमेंट ने कैसे निकाल दिया? देखिए, पीएफ डिपार्टमेंट जो माननीय पूर्व एक मेयर थी कांग्रेस के समय, उन्होंने एक पीएफ डिपार्टमेंट पे, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो खुद संस्था की मुखिया रही और उन्होंने जाकर खुद ने पीएफ डिपार्टमेंट में एक केस दर्ज करवाया कि नगर निगम से पीएफ लेना चाहिए। तो मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब आप 5 साल मेयर थे तो क्या आपको ध्यान नहीं था कि हमको उसके पीएफ काटना? इस पर बातचीत जारी रहेगी, अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आप देख रहे हैं सीधी सट, और आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जयपुर नगर निगम के महापौर श्री अशोक लाहोटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सीधी सट में हमारे साथ हैं श्री अशोक लाहोटी। लाहोटी जी, जयपुर नगर निगम को 2000 करोड़ का टैक्स मिलना चाहिए, ये आप बता रहे थे। बिल्कुल मिल रहा है 5%, फिर बजट कैसे? मैं श्रीपाल जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अब तक लोगों को टैक्स पे करने की आदत हम सबको डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम, ये एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक हमारे पास टैक्स ही नहीं होगा। मुझे तो सड़कें चाहिए बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसी, सफाई चाहिए हमको स्वीडन जैसी, और हमारा काम होना चाहिए, गार्डनिंग हमारी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया जैसी। ये सब हमारा सपना है स्मार्ट सिटी में, लेकिन ये काम करने के लिए सब जगह बिल्कुल मैं करके आया हूँ और उसमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। तो आप गार्डन देख के आए, सड़कें देख के आए? बिल्कुल, गार्डन, सड़कें, गार्बेज कलेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन, सब चीजों को एक कलेक्टिवली हम देख कर आए, बाहर भी जाकर। इससे पहले भी जाते रहे लेकिन होता कुछ बिल्कुल, मैं आपको ये पहले वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करती है कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी कहते हैं, अब स्मार्ट सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लेते हैं। मैं ये दोनों अलग अलग, लेकिन आपके इंतजाम उस तरह से नहीं होते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात तक बहुत हद तक सहमत हूँ। दोनों अलग अलग बात है, मैं दोनों का जवाब दूंगा आपको। टैक्स कलेक्शन की हम बात करें तो जयपुर में केवल 1.25 लाख लोग हैं जिन पर टैक्स हम मांग रहे हैं, बाकी सब लोगों को हमने टैक्स से छूट दे रखी है। एक तो इस पर दोबारा पुनर्विचार होना चाहिए। 2005 के बाद आज तक सर्वे नहीं हुआ। गवर्नमेंट के स्तर पर सर्वे जो बाकी है वो सर्वे करवाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ चाहे 1 रुपये हम टैक्स ले, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी शुड बी टैक्सेबल। हम उसको रिबेट दे सकते हैं, 1 रुपये ले लें हम, लेकिन कम से कम हमारी मॉनिटरिंग में रहेंगे, हमारे उसमें अंडर कंट्रोल रहेगा, अंडर वन अम्ब्रेला रहेगा। दूसरा जो टैक्स, तो बिजली के बिल और उनके साथ में देखिए बिजली के और सबके चार्जेस लगने लगे। ये गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट को जो तालमेल की कमी है, मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा हूँ। नहीं, आपकी नो एजेंसी है, जयपुर को आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे आपके जेडीए 4000 करोड़ खर्च करने की बात करता है 5 साल में, ये कुल मिलाकर के 8000 करोड़ की बात होती है। जब तक हम नगर निकायों को, आप पूरी दुनिया में 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एक स्थानीय सरकार, एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ भी 3 हिस्से हैं, लेकिन 3 हिस्सों को हमने कई 20 जगह बांट रखा है। जयपुर की यदि मैं बात करूं तो RUIDP, रूडिस्को, सिस्को, DLB, UDS, हाउसिंग बोर्ड और अन्य अनेकों स्मार्ट सिटी, और कल फिर कोई एक फंडेड कोई भी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट खुल सकता है। मैं खुद भी, मैंने CM साहब से भी कहा है कि अंडर वन अम्ब्रेला आप सारी चीज करें। जैसे आपने बताया JDA ने 4000 करोड़ खर्च किए, JDA ने 4000 करोड़ कहाँ खर्च किए, ये जयपुर की जनता में आज कोई बताने वाला नहीं। कुल मिलाकर के सारे डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि करीब 8000 करोड़ खर्च कर दिए, उसके बावजूद कचरा वैसे के वैसा पड़ा हुआ है। देखिए, ये कचरे की जिम्मेदारी, सड़कें टूटी हुई वैसे की वैसी, कचरा, ये एक्चुअल में हमारे आपके स्लम अभी स्लम फ्री नहीं हो पा रहा। ये हमारे आपस में जो तालमेल करके हम काम करना चाहते हैं, वो डिपार्टमेंटों का तालमेल जब तक नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी किसकी? जब ये डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट लेवल पे तय हो, ये समाज की जिम्मेदारी है। समाज में मैं आप कहूंगा, समाज कैसे आप नो डिपार्टमेंट को लाके बिठा दे? ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी है, मीडिया की। यदि आपने इसमें यदि चर्चा शुरू की है, मैं मानता हूं आज नहीं, मेरे कार्यकाल में हो या नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में शहरी सरकारों, आप ये मानते हैं कि अलग अलग विभागों को काम देने से दिक्कत आ रही है? बिल्कुल दिक्कत आती है। आज मुझे सपोज कि आज गवर्नमेंट का एक पार्षद और विधायक और सांसद बैठकर उनको पता है कि गवर्नमेंट में किस क्षेत्र में पहले सड़क की जरूरत है, और एक तरफ एक अधिकारी बैठकर एक सड़क की 3 बार कारपेटिंग करता है, तो ये एक कंट्राडिक्टरी है। कोई भी शहर का विकास अंडर वन अम्ब्रेला होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कम से कम इंजीनियरिंग विंग तो एक होनी चाहिए, चाहे वो JDA की हो, चाहे PWD हो, चाहे PHD हो। सरकार को बताया आपने? बिल्कुल मैंने बताया, और इस दिशा में बातचीत भी शुरू हुई है। आज नहीं तो कल ही हमको करना पड़ेगा। कि दूसरा, आपने टैक्सेशन की बात की, मैं उस पर आपको एक बार डिटेल ले जाना चाहता हूँ कि टैक्सेशन कलेक्ट करना, नगर निगम के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि हम जाकर किसी आदमी को बंद कर दें और टैक्स ले लें। हम कॉमर्शियल पे जाते हैं, सीज करते हैं, पर क्या हम 1.25 लाख प्रॉपर्टी को कैसे सीज करें? आपने मानवाधिकार की बात की, अवैध निर्माण होता है, निगम उनको सीज करता है, थोड़े दिन बाद वो सील खुल जाती है। देखिए, आपके अधिकारी उसमें मिले हुए पाए जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि सील आप हाफ हार्टेडली कार्रवाई करते हैं। कुछ हद तक आपकी बात ठीक भी है, लेकिन मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं। हर अधिकारी एक जैसा नहीं होता, अच्छे अधिकारी भी है और सब तरह के लोग समाज में हैं।
लेकिन हाफ हार्टेड इसलिए नहीं कि कई बार सील मजबूरी में करना पड़ता है, हम कोशिश करते हैं कि अवैध निर्माणों को हम तोड़े, लेकिन उस व्यक्ति की गलती भी आप कहां तक स्वीकार करोगे कि 100-150 गज का जो मकान बना रहा है और नगर निगम या जेडीए के अधिकारी ने उसको सील कर दिया, तो सील का एक नियम है 180 दिन में उसका हम निर्णय करें। हम 2 साल तक निर्णय नहीं कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उसका बड़ी फंडों का किराया भी लगता रहे, तो दोनों तरफ हमको सोचना पड़ेगा। केवल मैं निगम के हित में सोचूं और जनता की बात नहीं सोचूं तो ये भी गलत है, लेकिन इस दोनों तरफ हमको सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक जो हवा बन रही है हिंदुत्व की, बूचड़खाने वाली बात को हम छोड़ दें, पहलू खां का जो मामला हुआ उसके बाद में अब आप हटवाड़े बंद करने की तैयारी में हैं? देखिए, मैं हटवाड़े के मैं व्यक्तिगत रूप से, हालांकि बंद करने का निर्णय तो सरकार के स्तर पर होगा। नहीं, हटवाड़े बंद होंगे तो पशुपालकों का क्या होगा? आपके पशु मेले तो वैसे खत्म। मैं श्रीपाल जी आपको एक इस विषय में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। नगर निगम के उस पूरे हटवाड़ा जो जयपुर नगर निगम चलाता है उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बताता हूँ कि जयपुर नगर निगम के, हम नगर निगम की, हमारी सरकार नगर निगम की है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है। नगर निगम के क्षेत्र के 2% लोग भी पशु खरीद फरोख्त का काम नहीं करते हैं। जो जगह पे वो काम किया जा रहा है वो नगर निगम के क्षेत्र के बाहर का है। उस जगह पर जयपुर नहीं, राजस्थान के बाहर के 3 स्टेट के लोग, यूपी, हरियाणा और गुजरात के लोग ही वहां पर केवल खरीद फरोख्त करते हैं, और केवल खरीद फरोख्त करके दूसरे स्टेटों में पशुओं को ले जाने के लिए नगर निगम को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करें और केवल 5-7-10 करोड़ रुपए के लिए यदि हम ये काम करें तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। मतलब आपको लग रहा है मिसयूज हो रहा है? बिल्कुल मिसयूज हो रहा है। हम इस मामले में जल्दी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देने वाले हैं और हम ये कहेंगे राज्य सरकार या जिला कलेक्टर महोदय इसकी जहां भी चलाना चाहे वो चलाए। ये नगर निगम का अधिकार नहीं और नगर निगम का काम का भी नहीं है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर बातचीत जारी रहेगी श्री अशोक लाहोटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जयपुर के मेयर श्री अशोक लाहोटी, जिनके साथ बातचीत हो रही है सीधी सट। तो लाहोटी साहब जी, जो हटवाड़े हैं उनकी बात भी आपकी मान ली कि यहाँ पर कारोबार नहीं होता और उतना टैक्स भी नहीं मिलता। जो यूडी टैक्स की बात थी उसका एक वक्त में विरोध भी हो रहा था, बीच में मानवाधिकार आयोग भी इसमें आ गया कि आपने कहा कि ये कनेक्शन ही आप काट देंगे। साहब, मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि यूडी टैक्स के मामले में हम जितना रेवेन्यू आना चाहिए उसका 5% रेवेन्यू भी हमारे यहाँ कलेक्ट नहीं होता है। अभी आपने चाइना का पढ़ा कि वहां टैक्स नहीं देने वाले व्यक्ति को फ्लाइट की टिकट भी नहीं ले सकता। टैक्स नहीं देने वाले व्यक्ति के 7 दिन में ऑटोमेटिक पानी, बिजली और सीवरेज बंद हो जाती है, चूंकि वहां पानी बिजली लोकल बॉडी के अंदर में। चाइना को फॉलो करने की सोच नहीं, चाइना का नहीं है, पूरी दुनिया में। कभी आप यूपी करते, मैं अमेरिका गया, वहां भी यही है। आप अमेरिका गए, हमारे यहाँ मुंबई में अलग अलग जगह, हमारे यहाँ मुंबई में, बॉम्बे के कभी उसको मैकेनिज्म को, हमारे यहाँ मुंबई में भी यही है। मुंबई का महानगर परिषद जो है उसमें पानी, बिजली और सीवरेज तीनों चीज वहां नगर निगम उसके अंडर में है, नगर परिषद के अंडर। और तीनों चीजों के होने के कारण कहीं आप पानी बंद कर सकते हैं, कहीं बिजली बंद कर सकते हैं, कहीं सीवरेज। हमारे यहाँ केवल सीवरेज है। हम घर जिस घर में लोग रहते हैं हम उनको बाहर निकाल के उसको बंद नहीं कर सकते जाकर। नगर निगम हर आदमी से जाकर लड़ाई नहीं कर सकता कि क्योंकि 25-50 हमारे पास सिक्योरिटी के, पुलिस के अधिकारी रहते हैं, केवल हमारे पास 4 पुलिस के अधिकारी हैं। उन अधिकारियों से भी आपकी बनती नहीं है? नहीं, निगम के जितने भी वो हैं, मेयर जब बनते हैं, आयुक्त और उनके टकराव की बातें आती रहती है आपको लेकर। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय तो ये आरोप भी लगता है कि आप तानाशाही अपनाते हैं। तानाशाही देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय यहाँ की मेयर और यहाँ के सीईओ के आपस में तालमेल नहीं बैठता था, उसकी बहुत बदनामी भी हुई। हमारे यहाँ तो पूरा, मैंने कहा उस वक्त की स्थिति अलग थी। अब आप पे भी आरोप लग रहे हैं कि आप तानाशाही तरीके से सोचते हैं। देखिए, यदि कोई गलत काम हो रहा है उसको ठीक करने के लिए यदि तानाशाही अपनानी पड़े तो मैं तो बुरा नहीं मानता। मेरे जैसा व्यक्ति यदि तानाशाह होगा तो मैं तो यारों का यार हूँ, मैं तो हर आदमी का दोस्त हूँ। जयपुर के हजारों लाखों लोगों से सर्वे कर ले, आरोप कोई कुछ भी लगाए, मैं उसके जवाब में नहीं चाहता। जो मेरे मित्र है उनको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, और जो मेरे मित्र नहीं है उनको मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन आप लोकतंत्र में, मैं लोकतंत्र में हूं तो मैं, मेरे काम के समीक्षा आप तो जयपुर की जनता करेगी। पार्षद जो है उनके इलाके में काम नहीं होता, आप बीजेपी वाले पार्षदों के मामले में हमने पहली बार जयपुर नगर निगम में एक नया प्रयोग किया। हमने सारे बड़े ठेके हटाकर सफाई का वार्ड वाइज ठेका किया है, जो चाहे विपक्ष का पार्षद हो चाहे हमारा हो। ये जयपुर नगर निगम में राजस्थान में पहली बार 91 वार्ड्स के 91 कॉन्ट्रैक्ट हमने दिए हैं। सीधा पार्षद के अंडर में उसकी लेबर और उसका कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। हमने जो कचरा लिफ्टिंग के जो साधन है उनके ठेके वार्ड वाइज किए हैं, ताकि कोई बड़ी कंपनी आकर नगर निगम को बेवकूफ नहीं बना सके, और वार्ड वाइज छोटे छोटे यहीं के कॉन्ट्रैक्टर एक एक वार्ड का काम ले और उस वार्ड में अच्छे से काम करें।
अब पार्षद महोदय वहाँ का आपने कर तो दिया, रात को जो कचरे के संग्रहण होता है, सफाई होती है, उसको कभी देखा आपने? हम नाइट कर्मचारी हमारे यहाँ नाइट स्वीपिंग भी कई बार देखते हैं, नहीं आते हैं तो अब्सेंट भी लगाते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। पर अभी जैसे आपने कहा कि ज्यादा कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हो तानाशाह है, कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप कहते हो कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारी स्थिति तो वो है कि बाप बेटे चल रहे थे, बैल पे बैठ रहे तो बुरा और पैदल चले तो बुरा। तो हमको तो काम करना है, चाहे कोई तानाशाह कहे और या कोई दोस्त कहे। नहीं हो भी नहीं रहा ना उसके बावजूद। नहीं, हम प्रयास सफाई कहाँ हो रही है? देखिए सफाई सिपाल साहब, सफाई एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी हमारी सबकी। ये आपको और हमको सबको मिलकर एक समाज के सब लोगों को आगे आकर, इसको कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। स्लम फ्री सिटी बनाने की बात बहुत सालों से चल रही, दशकों से चल रही, भैरव सिंह शेखावत जी के जमाने से चल रही है। बिल्कुल सेक्रेटरीट के बगल में आपकी स्लम नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए जब तक हम डोर टू डोर को हमारा विधिवत लागू नहीं हो जाए और कचरे का संग्रहण और कचरा डिस्पोजल, हम घर से दो रूप में कचरा, गीला और सूखा कचरा अलग से, मैं केवल एक चीज आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूं, केवल एक चीज आप करवा दें आपके चैनल के माध्यम से, हम सदियों तक आपके ऋणी रहेंगे कि जो भी व्यवस्था हम करते हैं उसमें यदि किसी भी एक कॉलोनी का हमको एक पॉइंट दे दें कॉलोनी के लोग, और यदि उसमें एक समय निश्चित कर दें। पॉइंट हमने दिए हैं, हमने जयपुर में 2200 पॉइंट दे रखे हैं और जयपुर में आज के दिन 7000 जगहों पर कचरा डालता है। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कैंसर, इन्फेक्शन कहां से आया? ये अब हम अपने घर के बगल में खाली प्लॉट में कचरा डालते हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। हम जब उसका चालान काटते हैं तो लोग कहते हैं तानाशाह है। हमने खाली प्लॉट पे 10,000 रुपए का चालान काटना शुरू किया तो विपक्ष शुरू हो गया। तो आखिर क्या मैकेनिज्म है कि हम एक पॉइंट हमको तय कर दें? आप जैसे डोर टू डोर की बात कर रहे हैं कचरा संग्रहण की, तो वो सक्सेस क्यों नहीं हो पा रही है? अच्छा, जिसको आप दे रहे हैं वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी? नहीं, देखिए इसमें बहुत सारे कारण हैं कि अब तक 20 सालों से जो प्रोसेस चल रहा था उसको एक दिन में सक्सेस करने में बहुत समय लगेगा। जयपुर में डोर टू डोर लागू करने के लिए 1000 व्हीकल्स का मूवमेंट केवल घर से कचरा संग्रहण करने के लिए हमको जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए जी, जितने भी कचरा लेने के लिए जाते हैं वो घरों से भी पैसा वसूल करते हैं? अभी तक हमारे यहाँ पर जो डोर टू डोर हम कह सकते हैं एंड वेंड एरिया में ज्यादा हो रहा है, अनमैनेज तरीके से हो रहा है, लोग लोकल स्तर पर अपना कर रहे हैं, नगर निगम नहीं कर रहा। अब हम नगर निगम के माध्यम से करना चाहते हैं। हमारे 100 करोड़ रुपए साल का हमने टेंडर दिया है, हमको उसके पेमेंट करने के लिए भी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन वो हम तैयार हैं, हम करेंगे व्यवस्था। हम जनता में जाकर अपील करेंगे, हम जनता से कहेंगे भी जो आपका टैक्स का पैसा ड्यू है वो आपके विकास के लिए है। अच्छा, वर्ल्ड क्लास तो बन गई सिटी, वर्ल्ड क्लास की बातें तो खत्म हो गई। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास और स्मार्ट सिटी का क्या होगा? मैंने ये कहा कि स्मार्ट सिटी और वर्ल्ड, हमारे स्मार्ट सिटी के मापदंड अलग है। हम कोई अमेरिका और यूरोप की बात नहीं कर सकते। वो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं 2050 की, हम बात कर रहे हैं 2025 की। वो स्मार्ट सिटी की बात करें क्लाउड बेस्ड IT सॉल्यूशंस की। हमारे लिए आज के दिन स्मार्ट सिटी है कि हमारे पूरे जयपुर में सीवरेज डल जाए। हमारे लिए स्मार्ट सिटी है कि हमारे जो खुले तार है वो भूमिगत हो जाए। हमारे लिए स्मार्ट सिटी है कि हम जो कचरा बाहर फेंकते हैं, वाईफाई की बात वो करते हैं। हम वाईफाई भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये मूलभूत आवश्यकताओं की ज्यादा जरूरत है। और मैं समझता हूं कि इसमें आपके माध्यम से जनता तक जो अपील हम कर रहे हैं कि निश्चित रूप से हम आप इस शहर का विकास करके 3 महीने में जयपुर दुनिया के सुंदरतम शहरों में हम शामिल कर सकते हैं। यदि हमने यदि कचरा संग्रहण का काम हमने ठीक किया और कचरा देने का काम जनता ने ठीक किया, तो दोनों की जिम्मेदारी पर हम बहाने से कब तक काम चलता रहेगा? ये बहाना नहीं भाई, जब आप कर नहीं पा रहे तो फिर आप इस तरह के सपने क्यों दिखाते हैं? नहीं, हम कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर देंगे। मैंने कहा ना कि ये कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था या कोई एक समूह नहीं कर सकता। ये इट्स ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हम सब ने यदि तय कर दिया तो जयपुर 3 महीने में दुनिया के सुंदरतम शहरों में शामिल हो जाएगा। ये मैं पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ। विपक्ष के जो आरोप हैं कि साहब आप तो बिल्कुल पार्शियलिटी बरतते हैं, देखिए मैंने कहा करते हैं डेवलपमेंट के मामले में, मैं विपक्ष को खुली चुनौती देता हूं। आपके लोग भी आपके मंच पर आ जाएं। बीजेपी के पार्षद हैं, वो भी कई बार ये कहते हैं कि साहब भेदभाव होता है। बीजेपी के पार्षद क्यों भेदभाव के लिए कहेंगे और कांग्रेस के लोग भी क्यों कहेंगे? मैंने कल हमारे गुलाम नबी जी, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे, उनकी डेथ हुई। पहली बार हमने नगर निगम में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा रखी, उनके नाम से पार्क की घोषणा की, उनके नाम से सड़क की घोषणा की। विपक्ष को पहली बार बुलाकर 3 बार चाय पर हमने बात की बैठकर, लेकिन कोई ये सोच कर कि मुझे तो केवल स्टेटमेंट ही खिलाफ देना है, तो वो यदि किसी नेताओं से, अपने आकाओं से अच्छा, सब चीजें ठीक चल रही है तो समितियों का गठन क्यों नहीं होगा? समितियों का गठन जल्द करेंगे। अभी हमने सभी पार्षदों से उनकी रुचि के सब्जेक्ट मांगे हैं, उनके बायोडाटा मांगे हैं। वो मैं ये चाहता हूँ कि जिस काम में रुचि हो उसको उसी फील्ड का काम दिया जाए। हम पहली बार जो है वार्ड समितियां बनाने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें विकास समिति के लोग हैं, वहाँ के एक्टिव लोग हैं,
उनको लेकर इसकी गवर्निंग इसकी देवें। हम गार्डन्स को भी गोद देने के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं कि जितना खर्चा नगर निगम करता है। गोद देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? हम काम करेंगे ना, हमारा काम किसी कम्युनिटी सेंटर को बैठकर टैक्स वसूल करने में आप नाकाम होते हैं, डेवलपमेंट में आप नाकाम होते हैं। हम टैक्स वसूल करने में नाकाम नहीं होते, स्लोगन देते हैं। हम टैक्स वसूल करने का पूरा प्रयास करते हैं। हम एक व्यक्ति को साल में 10 बार नोटिस दे रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति की जाकर सीजर तो नहीं कर सकते कि हम सीज करके हर व्यक्ति से टैक्स ले। क्या हम जाकर बंदूक लगाकर पैसा इकट्ठा उसके बाद भी खोल देते हैं? नहीं, सील करने के बाद तो पैसा लेकर खोल देते हैं। नहीं, कोई नहीं खोलता, बिना पैसे लिए कुछ नहीं खोल सकता। जितना उसका टैक्स ड्यू है वो टैक्स उसको देना पड़ेगा। अच्छा, अवैध निर्माण के खिलाफ आपने अभियान शुरू किया था, वो भी अवैध निर्माण के खिलाफ हमारा लगातार अभियान चल रहा है। हमारे कॉल सेंटर पे कोई आज दर्ज कराए उसका डिस्पोजल होना पड़ेगा। यदि बहुत सारे लोग तो केवल अपने, कोई ये कहता है कि साहब इसने 3 इंच आगे ले लिया, खुद ने आगे बना रखा। आखिरी सवाल, स्मार्ट सिटी कब तक बनेगी? स्मार्ट सिटी बहुत जल्दी बनेगी। और जिस दिन हमारी स्मार्ट सिटी का मायना है कि हमारा जयपुर स्वच्छ और सुंदर हो, यही हमारे लिए स्मार्ट सिटी है। और ये स्वच्छ और सुंदर हम सब मिलकर कर सकते हैं। कोई एक अशोक लाहोटी, कोई एक नगर निगम या कोई एक सरकार नहीं कर सकती। हम जनता के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी 3 महीने में बना सकते हैं, बशर्ते कि हम और जनता दोनों एक दूसरे के कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन ठीक से करें। तो ये थी सीधी सट बातचीत श्री अशोक लाहोटी के साथ। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत के साथ सीधी सट बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।